तो आज की क्लास में हम ये करेंगे कि होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड एक खास केस हम डिस्कस कर लेते हैं जो जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो है ना एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको एक इक्वेशन गिवन हो कि कैपिटल T इज इक्वल टू K टाइम्स और स्क्वायर रूट में ML³ अपॉन कैपिटल E लिखा हुआ हो। अब आपसे हो सकता है कि यहाँ पर ये कहा जाए कि आप इसमें से यंग मॉडुलस की यूनिट्स बता दें और यहाँ पर ना एक कांस्टेंट यूज हो रहा है। हो सकता है कि आपसे इस कांस्टेंट की भी यूनिट्स वो पूछ ली जाए। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन वो आपके पास आता है तो आपने इसको किस तरह सॉल्व करना होगा, ये चीज़ है जो कि अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट कैसे निकाली जाती हैं, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर जो यूनिट है ना यंग मॉडुलस की, जिसको इन्होंने कैपिटल E से शो किया हुआ है, इस पे कैसे वर्किंग करनी है ये देख लेते हैं। तो यंग मॉडुलस के बारे में हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे कि यंग मॉडुलस जो होता है ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के इक्वल होता है। ठीक है, इसकी यंग यूनिट मॉडुलस निकाल। सर, यंग मॉडुलस असल में एक ठीक है। क्वांटिटी होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिफॉर्मेशन के टॉपिक में हम जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये असल में रेशो होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की। अच्छा, इसमें जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस असल में प्रेशर होता है और प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो स्ट्रेस का भी फॉर्मूला सेम होता है। स्ट्रेन जो होता है ये एक और क्वांटिटी है जो कि एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ होती है। एक्सटेंशन को हम E से शो करते हैं, ओरिजिनल लेंथ को हम L0 से या ओरिजिनल लेंथ से इस तरह शो कर देते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसकी यूनिट वर्कआउट करना चाह रहे हैं तो हम यंग मॉडुलस में स्ट्रेस की जगह पर लिखते हैं F अपॉन A और ये डिवाइड हो जाता है स्ट्रेन से जो कि एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ है। अच्छा, फोर्स जो होता है ये हमें पता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। कैपिटल A एरिया है और डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन, ये भी एक लेंथ है और ओरिजिनल लेंथ ये भी एक लेंथ है। अब मैंने इनको सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं यहाँ पर आकर ना इनकी यूनिट्स पुट करने वाला। मास की जो यूनिट हम पुट करेंगे वो होगी किलोग्राम। एक्सेलरेशन आपको पता है ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया ये मीटर्स स्क्वायर के इक्वल होता है। डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन, इसकी यूनिट मीटर्स होती है, ओरिजिनल लेंथ उसकी भी यूनिट मीटर्स होती है। तो अब जो गिवन क्वांटिटीज थी उन सब की सबको हमने बेस यूनिट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो आप देखिए मीटर से ये वाला मीटर तो कैंसिल हो गया, तो डिवीजन के बाद कोई यूनिट बची ही नहीं। अच्छा, एक ये जो m है ये m स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, तो आपके पास किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर ये बच जाएगा। या अगर मैं इन सब को न्यूमरेटर में लिखूं तो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर ये बन जाएगी कैपिटल E की बेस यूनिट्स जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो इन दोनों फॉर्म्स में इसका आंसर हम दे सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, ठीक है, यही सर एनर्जी होती है। जी ये क्या कह रहे हैं? ई एनर्जी है। हाँ, ये एनर्जी है। एनर्जी नहीं है, सॉरी, ये यंग मॉडुलस है ना। यंग मॉडुलस, हाँ, यंग मॉडुलस की राइट। डिटेल हम पढ़ेंगे डिफॉर्मेशन के चैप्टर में, वहां पर ये हमारे सामने आ जाएगा। ओके, तो अब दूसरा जो टास्क हमें परफॉर्म करना है यहाँ पर, या जो दूसरा हमें काम करना है
वो रिलेटेड है कांस्टेंट के साथ। अब कांस्टेंट जो होता है ना आपके पास, इसमें ये है कि आपके पास हो सकता है कि जो कांस्टेंट आपको गिवन हो उसकी कोई यूनिट हो, और ये भी हो सकता है कि कांस्टेंट की कोई यूनिट ही ना हो। सो कांस्टेंट कैन हैव अ यूनिट एंड इट मे नॉट हैव एनी यूनिट इन एनी इक्वेशन। तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ कांस्टेंट जो है उसकी कोई यूनिट है या नहीं है? सही। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि यहाँ इसकी यूनिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, वरना हमसे यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट नहीं मांगे जाते। और अगर कहीं पर हमें ये ना कहा जाए या क्वेश्चन में एक्सप्रेसली मेंशन हो कि द कांस्टेंट हैज नो यूनिट्स, तो उस कांस्टेंट को हम यूनिट्स की कैलकुलेशन में उसी तरह इग्नोर कर देंगे जैसे हम किसी नंबर को करते हैं। कल जैसे हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने इस 2 पाई को सिंपली इग्नोर कर दिया था, क्योंकि हमने देखा था कि 2 और पाई दोनों कांस्टेंट हैं, नंबर्स हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, हमने सिंपली उनको इग्नोर किया था। लेकिन तो हम बाज़-औक़ात के को भी इग्नोर कर लेंगे। कांस्टेंट्स की ना बाज़-औक़ात यूनिट होती भी है, ठीक है। तो जब उनकी यूनिट होगी तो फिर हम उनको इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि जैसे इन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे इसकी यूनिट फाइंड करें, तो हम इसकी यूनिट अब फाइंड करेंगे। ओके, अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल टी। कैपिटल टी टाइम होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? स्पीड। कैपिटल टी टाइम सेकंड होता है ना। स्पीड बोल रहा हाँ, हूँ। तो सेकंड्स। सेकंड्स मैं इसकी यूनिट लिख देता हूँ। अच्छा, के इसकी यूनिट हमें फाइंड करनी है। फिर इसके बाद लिखा है कैपिटल एम, जो कि मास को शो कर रहा है, तो इसके लिए हम केजी लिख देंगे। एल क्यूब लेंथ को शो कर रहा है, तो एल पे क्यूब है तो उसकी यूनिट के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा। और कैपिटल ई की डी हमने यूनिट के फाइंड जी। की किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमने सारी जो भी यूनिट्स थी ना उनको रिप्लेस कर दिया अपनी गिवन इक्वेशन के अंदर। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि हम दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं। सेकंड्स भी स्क्वायर हो जाएगा, के भी स्क्वायर हो जाएगा, और जब किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब के स्क्वायर रूट पे हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो जाहिर है कि ये स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, रख अब दो। किलोग्राम से किलोग्राम को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है सेकंड स्क्वायर, के स्क्वायर की हमें यूनिट फाइंड करनी है। मीटर क्यूब के पास सर अगर मैं ये क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, हम इनको जी, ब्रैकेट्स में कैसे लिख रहे हैं? असल में स्क्वायर रूट था ना, उस पे जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा ना। सर एक बार वापस समझा दे यार। देखें, आपने जब स्क्वायरिंग की ना तो आपने इसको भी स्क्वायर किया, आपने इसको भी स्क्वायर किया, और इस पूरे को भी स्क्वायर किया, तो सही। सेकंड्स का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो गया, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, और इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब सही। देखें यहाँ पर मीटर्स क्यूब मौजूद है ना, उसके पास डिनोमिनेटर से एक मीटर को ऊपर मूव करें तो वो मीटर्स 4 बन जाएगा, पावर 4। जी। और सेकंड्स को भी अगर मैं ऊपर मूव कर दूं तो वो सेकंड्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जी अब हमें चूंकि के की यूनिट फाइंड करनी है तो हम के स्क्वायर को एक तरफ रख के इन दोनों को वहां मूव करते हैं, वहां तो जाकर ये के सेकंड, से तो के कैंसिल हो गया। कौन से के से के कैंसिल होगा? ओ के जी, सॉरी। हाँ वो सही। तो किलोग्राम था, वो आपस में कैंसिल हो गए। अब देखें सेकंड स्क्वायर को कैंसिल करेगा, आपके पास यहाँ पर बच रही है के स्क्वायर की यूनिट 1/m⁴। अगर मुझे के की यूनिट चाहिए तो मैं दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट कर लेता हूँ। सो के की जो यूनिट बनेगी वो 1/m² बनेगी, ठीक है। एम स्क्वायर का मतलब है मीटर्स स्क्वायर,
तो ये के की यूनिट्स हैं जो कि इस इक्वेशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करना है, उसमें जिस चीज की यूनिट फाइंड करनी है उसके अलावा सबकी यूनिट रिप्लेस करते हैं और फिर आप उसे सिंप्लीफाई करें इस तरह से कि आपको जो जिसकी यूनिट फाइंड करनी है ना वो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाए, बाकी सारी यूनिट्स राइट हैंड साइड पे रख के सिंप्लीफाई करें, जो आखिर में बचे वो आपका आंसर होगा। सही। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको ये फाइंड करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी है ना ये क्या है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और फिर हमें उसका एक फॉर्मूला गिवन है। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले स्क्वायर रूट है, फिर उसके अंदर एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, फ्रैक्शन में एक कांस्टेंट लिखा हुआ है गैमा, और गैमा के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि दिस कांस्टेंट गैमा हैज नो यूनिट्स, तो इसको इसकी इग्नोर कोई कर यूनिट सकते नहीं हैं। है, तो इसको एक नंबर की तरह हम इग्नोर करेंगे। बाकी कैपिटल पी लिखा हुआ है, कैपिटल पी इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्रेशर, और फिर उसके बाद नीचे रो लिखा हुआ है, रो असल में डेंसिटी होती है, तो ये जो पी है ये प्रेशर को शो कर रहा है और ये जो रो है ये आपके पास डेंसिटी को शो कर रहा है। हमें लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी को वर्कआउट करना है। अच्छा देखिए, प्रेशर जो होता है ना ये बेसिकली होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन चूंकि इस फॉर्मूले में डेंसिटी भी आ रही है तो प्रेशर ऑफ द लिक्विड का जो फॉर्मूला होता है ना वो भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं, और वो होता है रो जी एच। रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होती है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और एच हाइट ऑफ द लिक्विड होती है जिसके नीचे हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो फॉर्म है ना ये ज्यादा कन्वीनियंट होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा गैमा एज इट इज, पी की जगह हमने लिखा रो जी और एच, और नीचे भी एक रो है, रो से रो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो गई। अब आप यूनिट्स रिप्लेस कर दें, गैमा की तो कोई यूनिट ही जी नहीं है, और हाँ जी जो है ना वो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर्स इनटू सेकंड रेज टू -2 होती है। एच हाइट है, उसकी भी यूनिट मीटर्स होती है, वो उसी तरह रिप्लेस हो जाएगी, और अब ये बन जाएगा मीटर्स का स्क्वायर, सेकंड्स का स्क्वायर, और विद इन द स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास मीटर बचेगा न्यूमरेटर में, सेकंड्स बचेगा डिनोमिनेटर में, और मीटर पर सेकंड, स्पीड है। हाँ तो इसका मतलब है कि ये स्पीड को शो कर रहा है और स्पीड का सिंबल स्मॉल v होता है, इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी थी वो स्मॉल v थी। सही है, तो ये दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये होता है कि मिसाल के तौर पर कोई एक साइड की क्वांटिटी आपको फाइंड करनी होती है, या ये होता है कि आपको कोई एक कांस्टेंट वगैरह गिवन होता है और आपने बाजू का तो उस कांस्टेंट की भी कोई यूनिट होती है तो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं बाकी चीजों को रिप्लेस करके, या कांस्टेंट ऐसा भी होता है कि उसकी कोई यूनिट ही नहीं होती तो बस हम उसको ऐसे यूज कर लेते हैं जैसे हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया। अब इसके बाद हम फर्दर प्रैक्टिस के लिए ना पास्ट पेपर्स में से होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए करेंगे आगे इंशाल्लाह, तो वो मैं अभी पास्ट पेपर के क्वेश्चंस निकाल के आपको दूंगा ना, तो उसकी प्रैक्टिस में हम इसको देख लेंगे। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर हम आगे चल सकते हैं। जी सर। चलो, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट देखने हैं प्रीफिक्सेस जो कि यूनिट्स में यूज होते हैं, और प्रीफिक्सेस में एक प्रीफिक्स होता है टेरा, इसको कैपिटल टी से शो किया जाता है, और प्रीफिक्सेस टेरा का मतलब क्या है सर? 10⁻12 को शो करता है। फिर इसके बाद होता है गीगा,
इसको हम कैपिटल G से शो करते हैं, 10⁹ को शो करता है। इसके बाद होता है मेगा, कैपिटल M से शो करते हैं, 10⁶ सर ये को, या टेरा गीगा महंगा महंगा ये काम किधर प्रीफिक्सेस आते होते हैं क्या हैं। मतलब? मैं बताता हूँ, ठीक है। मेगा के बाद एक होता है किलो, तो इसको हम 10⁻³ हाँ, ये 10⁻³ होता है। अब मिसाल के तौर पर आपने कंप्यूटर हार्ड डिस्क की यूनिट्स सुनी होंगी कि ये जो हार्ड डिस्क है ना, ये 1 टेराबाइट्स की है, या ये जो हार्ड डिस्क है ये 500 गीगाबाइट्स की है, ठीक है। या मेगा भी हम यूज करते हैं, और इसी तरह किलो भी हम बहुत यानी कॉमनली यूज करते हैं फिजिक्स की क्वांटिटी में, किलोग्राम्स, किलोमीटर्स वगैरह। तो ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं ना, ये असल में यूनिट्स के साथ यूज होते हैं, और जब हम यूनिट के साथ इन प्रीफिक्सेस को यूज करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि हम जो नंबर लिख रहे होते हैं ना, वो फिर हमें बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर नहीं लिखना पड़ता। मिसाल के तौर पर अगर आपको 100,000 ग्राम्स ये मास शो करना है, तो कन्वीनियंट ये होगा कि आप इसको 100 लिखने के बाद ये जो अगला 100 है ना, उसके लिए आप एक प्रीफिक्स किलो का यूज करते हैं, तो ये 100 किलोग्राम्स बन जाएगा। सही है। अब मिसाल के तौर पर हमें आगे हम प्रीफिक्स पढ़ेंगे, तो 0.001 मीटर्स इस तरह शो करना है। तो अभी हम देखेंगे कि इसको हम कन्वीनियंटली 1 मिलीमीटर के तौर पर भी शो कर सकते हैं। तो प्रीफिक्सेस का काम ये होता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटीज या बहुत छोटी क्वांटिटीज, उसमें जो नंबर्स होते हैं ना, वो बाज़ औक़ात इतने बड़े या इतने छोटे होते हैं कि उनके साथ कैलकुलेट करना या कम्युनिकेट करना चीज़ों को इतना आसान नहीं होता। तो हम प्रीफिक्सेस को, एक सूटेबल प्रीफिक्स को यूज कर लेते हैं, और वो फिर हमारे लिए काम को आसान कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर टेरा को यूज ना करूं, ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको हार्ड डिस्क का साइज 1 के साथ 12 जीरोस लगा के बताना पड़ेगा कि इतने बाइट्स की हार्ड डिस्क है, या ये इसकी कैपेसिटी है। अब इतना बड़ा नंबर लिखना, उससे बेहतर है कि आप एक वो यूज कर लें, क्या नाम है इसका, प्रीफिक्स यूज कर लें टेरा का, और नंबर 1 यूज कर लें, और यूनिट यूज करके आप बता दें कि इस हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 1 टेराबाइट है। सही, क्लियर हो गया? जी चलो, अच्छा, किलो के बाद हम जो प्रीफिक्स यूज करते हैं, अब किलो के बाद जो आगे आता है ना, ये छोटी क्वांटिटीज के लिए आता है, डेसी। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1 और 1/10। इसी तरह इसके बाद हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं सेंटी। सेंटी को स्मॉल सी से शो किया जाता है, इसका मतलब 10⁻2 और 1/100 होता है। फिर इसके बाद हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं मिली, फर्दर छोटी क्वांटिटी के लिए, इसका मतलब 10⁻³ या 1/1000 होता है। मिली के बाद हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं माइक्रो, जिसका सिंबल इस तरह होता है, और ये 10⁻⁻6 को शो करता है। इसके बाद हम एक प्रीफिक्स यूज करते हैं नैनो, स्मॉल एन से शो करते हैं, 10⁻⁻9 होता है। और एक और प्रीफिक्स जो आपको पता होना चाहिए वो पीको है, स्मॉल पी से शो करते हैं, 10⁻12 की पावर को ये शो करता है। सही। तो लार्जर क्वांटिटीज के लिए आप टेरा, गीगा, मेगा, किलो यूज करते हैं, और स्मॉलर क्वांटिटीज के लिए डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको को यूज करते हैं। बाकी इनको फर्दर भी कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन हम जिन क्वांटिटीज को डील करेंगे उसमें ये वाले जो प्रीफिक्सेस हैं, अगर हमें पता है तो हम अपनी वर्किंग इजीली कर लेंगे। सही। ठीक है सर। बाकी कन्वर्जन हम पहले से जानते हैं, और उसका रूल ये है कि अगर आप स्मॉलर यूनिट से लार्जर की तरफ जाते हैं तो आप
वाई क्या काम करते हैं, डिवीजन वहां पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लार्जर यूनिट से स्मॉलर की तरफ जाते हैं तो उस केस में फिर आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके इस कन्वर्जन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारी प्रीफिक्सेस की डिटेल्स हो गई। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है लीस्ट काउंट एंड अनसर्टेनिटी के बारे में। लीस्ट काउंट क्या होता है, इसके लिए मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज करता हूँ, प्रिसीशन। ठीक है, और एक होती है अनसर्टेनिटी। और इसके साथ साथ हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नोट कर लेते हैं। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट में मिसाल के तौर पर अगर हम मीटर रूल की बात करें, एक मीटर रूल है हमारे पास, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि उसमें आप मिनिमम कितनी मेजरमेंट कर सकेंगे, सबसे छोटी मेजरमेंट आप अपने नॉर्मल, मिलीमीटर। जी मिलीमीटर। हाँ मिलीमीटर। और अगर आपने देखा हो कि मीटर रूल पे जो यूनिट यूज होती है ना, वो या तो इंचेस यूज होते हैं या सेंटीमीटर्स यूज होती है, और नॉर्मली हमारी वर्किंग सेंटीमीटर्स में हो रही होती है। टोटल 1 मीटर का मीटर रूल होता है, या बाजू का 1 फीट का होता है, 12 सेंटीमीटर्स का होता है। तो उसके अंदर जो स्केलिंग हुई हुई होती है वो सेंटीमीटर के स्केल पर हुई हुई होती है। और सबसे छोटी रीडिंग जो हम ले सकते हैं उसमें वो 1 मिलीमीटर की है। अगर हम उसको अपनी सेंटीमीटर्स की फॉर्म में ही शो करना चाहें तो आपके पास 0.1 सेंटीमीटर्स की मिनिमम रीडिंग है जो आप एक मीटर रूल पे ले सकते हैं। ये जो मिनिमम रीडिंग आप किसी इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं ना, ये उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। इसी तरह से मीटर रूल के बाद एक और इंस्ट्रूमेंट है जो कि वर्नियर कैलिपर्स कहलाता है। इस वर्नियर कैलिपर के अंदर आकर प्रिसीजन और बेहतर हो जाती है। तो आप क्या करते हैं कि 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर तक अपनी रीडिंग्स वर्नियर कैलिपर से एक्यूरेट ले सकते हैं। इसी तरह फिर हम उससे नीचे आते हैं तो एक और इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्क्रू गेज कहलाता है। इसमें आकर आपका जो प्रिसीजन होता है वो और बेहतर हो जाता है, और आप 100 ऑफ द मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर तक की प्रिसीजन वो आपको मिल जाती है। इसी तरह से अगर हम प्रोटेक्टर की बात करें तो प्रोट्रैक्टर में हमें सबसे छोटी मेजरमेंट जो मिलती है वो 1 डिग्री की मिलती है। 1 डिग्री से लेस पे प्रोटेक्टर जो नॉर्मल हम यूज करते हैं वो काम नहीं कर सकता। इसी तरह से अगर हम बात करें थर्मामीटर की, तो थर्मामीटर जो नॉर्मली रीडिंग लेता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की लीस्ट काउंट उसका होता है, प्रिसीजन होती है कि इससे कम वो रीडिंग मेजर नहीं कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये बात भी याद रखें कि हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करें उसके अंदर अनसर्टेनिटी या उसके अंदर एरर जरूर होगी। ठीक है, और अनसर्टेनिटी जी। किस तरह कैलकुलेट की जाती है, अनसर्टेनिटी का तरीका ये होता है कि आप अपने लीस्ट काउंट को जो आप उस इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं आप उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, यानी हाफ कर देते हैं। तो हाफ करके लीस्ट काउंट को आपको अनसर्टेनिटी पता चल जाती है। मसलन अगर मैं 0.1 को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 0.05 सेंटीमीटर का आंसर आएगा। और अनसर्टेनिटी को हमेशा प्लस माइनस के साइन के साथ शो किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें 0.05 प्लस और माइनस
रीडिंग में वेरिएशन की पॉसिबिलिटी है, यानी आधा मिलीमीटर कम या ज्यादा इसमें हो सकता है। अप टू 1 मिलीमीटर ये एक्यूरेट आपको रीडिंग दे देगा, लेकिन 1 मिलीमीटर से अगले मिलीमीटर के दरमियान में अगर 1 मिलीमीटर से छोटी कोई रीडिंग होगी तो फिर उसके अंदर जाहिर है कि एरर के चांसेस होंगे। और कोई भी रीडिंग आप बिल्कुल एक्यूरेट नहीं ले सकते, एक लिमिट तक उसमें एक्यूरेसी होगी, बाकी फिर उसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी, उसके अंदर एरर के चांसेस होंगे। इसी तरह अगर हम वर्नियर कैलिपर पे आए तो वर्नियर कैलिपर की जो अनसर्टेनिटी बनती है वो 0.005 प्लस माइनस ये बनती है। प्लस का मतलब है कि आपकी एक्चुअल रीडिंग से इतना ज्यादा रीडिंग हो सकती है, और माइनस का मतलब है कि उससे कम भी हो सकती है आपकी ट्रू वैल्यू, लेकिन वो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं आएगी जो 0.01 सेंटीमीटर का लेवल है। इसी तरह अगर हम स्क्रू गेज को ही डिवाइड करें लीस्ट काउंट को तो 0.0005 सेंटीमीटर ये इसकी अनसर्टेनिटी बनती है। प्रोट्रैक्टर की क्या बनेगी? 0.5 जी, 0.5 डिग्री प्रोटेक्टर के लिए और 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये हमारे पास बन जाएगी थर्मामीटर के लिए। ठीक है, तो नॉर्मली अनसर्टेनिटी इसी तरह से कैलकुलेट की जाती है। अलबत्ता एक चीज और होती है जो मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा, जैसे मिसाल के तौर पर स्टॉप वॉच है। अब स्टॉप वॉच जो होती है वो 0.01 सेकंड्स तक का हमें टाइम एक्यूरेटली बताती है। अब इसकी जो अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की जाती है उसके लिए खास मेथड यूज होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो हाफ रेंज मेथड कहलाता है। तो उसकी डिटेल मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। इसकी इस तरह नहीं कैलकुलेट की जाती कि हम इसको 2 से डिवाइड करके फाइंड कर लेंगे, बल्कि उसका एक अलग मेथड है जो हम अलग से देखेंगे। तो ये हो गया डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का लीस्ट काउंट और उनकी अनसर्टेनिटी, वो किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं और उसकी प्रिसीजन और लीस्ट काउंट क्या होता है। अच्छा, अब इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्रिसीजन याद रखें 2 चीजों की होती है। प्रिसीजन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की भी होती है, जैसे अभी हम देख रहे थे, और प्रिसीजन हमारे पास रीडिंग्स या एक्सपेरिमेंट की भी होती है, और इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की भी होती है और प्रिसीजन रीडिंग्स या एक्सपेरिमेंट की भी होती है। इंस्ट्रूमेंट का जो प्रिसीजन होता है वो अभी मैंने आपको बताया कि वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो होता है ना, वो उसकी प्रिसीजन कहलाती है। रीडिंग या एक्सपेरिमेंट का प्रिसीजन क्या होता है, इसको हम यूं डिस्क्राइब करते हैं कि क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज, जो कि आप रीडिंग लेते हुए आपकी वैल्यूज आ रही हैं, उनकी जो क्लोजनेस है वो उनकी प्रिसीजन को शो करेगी। मिसाल के तौर पर आपको फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस दिया जाता है, एक बीकर है, उसमें आपको एक सब्सटेंस दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप इसे हीट करें, और थर्मामीटर आपने इसमें लगाया हुआ है, और आपसे कहा जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने इस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर फाइंड करना है थर्मामीटर की मदद से। अब हम फर्ज करते हैं कि 2 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, ये जो प्रैक्टिकल है ना, या ये जो ऑब्जेक्टिव है, इसको पूरा करने के लिए 5-5 मरतबा रीडिंग लेते हैं। 5 मरतबा रीडिंग लेने का मतलब ये है कि वो इस सब्सटेंस को हीट अप करते हैं, और जब ये बॉयल होना शुरू होता है तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर नोट कर लेते हैं, फिर इसको कूल डाउन करते हैं, फिर दोबारा बॉईल करते हैं, फिर इसका टेम्परेचर नोट करते हैं, और 5-5 दफा रीडिंग लेते हैं ताकि उनकी रीडिंग की
जो वैल्यू है या एक्यूरेसी है वो बढ़ जाए। अब स्टूडेंट ए जो रीडिंग्स लेता है ना, वो उसके पास इस तरह आती हैं 88 डिग्री सेंटीग्रेड, 87 डिग्री सेंटीग्रेड, 89 डिग्री सेंटीग्रेड, 88.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टूडेंट ए की रीडिंग आती है। कोई भी सब्सटेंस है उसका वो बॉइलिंग पॉइंट नोट कर रहा है। स्टूडेंट बी की रीडिंग आती है 88, 80, 94, 76, 85। ठीक है, ये स्टूडेंट बी ने रीडिंग्स नोट की हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा था कि प्रिसीजन ऑफ द रीडिंग या एक्सपेरिमेंट ये होता है कि वैल्यूज कितनी क्लोज हैं। तो अब ये बताएं कि यहाँ पर जो दो स्टूडेंट्स ने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और जो रीडिंग्स फाइंड की हैं, उसमें से किसकी प्रिसीजन ज्यादा है? ये बिल्कुल। और उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिंपल है कि अगर हम इसकी वैल्यूज रीडिंग्स को क्लोज है। देखें तो इसकी सारी रीडिंग्स क्लोज हैं। अभी हम ये नहीं देख रहे कि इसकी रीडिंग सही है या गलत है, बस हम ये देख रहे हैं कि भाई जो भी रीडिंग्स आ रही है ना वो आपस में करीब करीब हो, यानी उनमें ज्यादा डिफरेंस ना हो। मिसाल के तौर पर इन दो में देखेंगे आप तो आपको 8 का डिफरेंस नजर आएगा, फिर इन दो में आप देखेंगे तो आपको 14 तक का डिफरेंस नजर आ जाएगा, फिर इन दो में और डिफरेंस नजर आएगा, फिर इन दो में और डिफरेंस नजर आएगा। तो ये स्कैटर्ड है बहुत ज्यादा। जब रीडिंग्स बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो जाती हैं तो उनके अंदर चाहे वो करेक्ट क्यों ना हो लेकिन उनके अंदर प्रिसीजन नहीं होती। ठीक है, अनसर्टेनिटी आ जाती है सर। हाँ, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। प्रिसीजन में ये होता है कि आपकी चूंकि रीडिंग्स क्लोज होती हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी कम होती है और एक खास तरह की एरर होती है, वो कम होती है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब हम आते हैं एक्यूरेसी पर। एक्यूरेसी याद रखें, एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट की नहीं होती। एक्यूरेसी हमेशा रीडिंग्स या एक्सपेरिमेंट की होती है। और एक्यूरेसी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? हम इसको कहते हैं कि क्लोजनेस टू द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू। ठीक है, क्लोजनेस टू द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू, ये आपकी एक्यूरेसी कहलाती है। अब मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना चाह रहा है और उसने 3 दफा ये रीडिंग्स ली हैं। उसकी रीडिंग्स आती हैं 95, 102 और 90। ठीक है, एक दूसरा स्टूडेंट है, वो भी इसी तरह से रीडिंग लेता है। उसकी वैल्यूज आती हैं 99, 100 और 101। तो पहले जो सेट ऑफ वैल्यूज है ना, उसको अगर हम ऑब्जर्व करें, एक तो ये कि इसके अंदर प्रिसीजन नहीं है, वैल्यूज स्कैटर्ड है। और दूसरे सेट ऑफ वैल्यूज को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि इनके अंदर प्रिसीजन है, ये करीब करीब है। दूसरी बात, हमें पता है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, उसकी जो ट्रू वैल्यू होती है और जो असल वैल्यू होती है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है ना। तो अब आप ये देखेंगे कि इन दोनों स्टूडेंट्स में से एक्यूरेसी किसकी ज्यादा है, यानी आपको ये देखना होगा कि किसकी रीडिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पास है। तो जाहिर है कि उसमें भी ना हम इस स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे कि इसकी एक्यूरेसी ज्यादा है, बिकॉज द वैल्यूज ही फाउंड आउट वर नियरर टू द एक्चुअल वैल्यू और द ट्रू वैल्यू ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, प्रिसीजन में हम देखते हैं कि वैल्यूज आपस में करीब करीब हों। एक्यूरेसी में हम ये देखते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो उसकी ट्रू वैल्यू से करीब करीब हों। अब मिसाल के तौर पर
हम कोई तीसरा स्टूडेंट देखते हैं जिसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसकी रीडिंग्स आ रही हैं 90, 91 और 92। ये 3 रीडिंग्स उसने ले ली हैं। प्रिसाइज होगा लेकिन एक्यूरेट इतना नहीं होगा। एग्जैक्टली ये प्रिसाइज तो है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, ये हो गया प्रिसीजन और एक्यूरेसी का की डिस्कशन। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं और प्रिसीजन और एक्यूरेसी को समझने के बाद ना अब हम सिस्टमैटिक और रैंडम एरर्स को भी समझ लेंगे। देखिए, सिस्टमैटिक एरर जो होती है ना, इसका ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है और ये हमेशा फिक्स्ड या वन साइडेड होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेइंग बैलेंस है जिससे आप किसी चीज का मास चेक करते हैं। अब इसके ऊपर जो इसका इंडिकेटर लगा हुआ है, आपने कोई भी चीज इस वेइंग बैलेंस पे अभी प्लेस नहीं की हुई, लेकिन इसके बावजूद वो आपको 0.1 ग्राम्स की रीडिंग शो कर रहा है। हालांकि अभी आपने इसके ऊपर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं किया, लेकिन फिर भी वो आपको 0.1 ग्राम्स की रीडिंग शो कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर सिस्टमैटिक एरर है। अब मिसाल के तौर पर आप एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसके ऊपर प्लेस करते हैं और ये उस ऑब्जेक्ट का मास आपको 0.7 ग्राम्स बता रहा है। तो अब इस ऑब्जेक्ट का 6.9 एक्चुअल मास नहीं, कितना होगा? 0.96 होगा, 0.6। बिल्कुल, यानी आप ये करेंगे कि आप इसमें से 0.1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपके पास जो आपका आंसर आएगा असल, वो 0.6 ग्राम्स आएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब भी आप ये काम करेंगे ना, तो आप इसी तरह से अपनी रीडिंग्स को रेक्टिफाई करेंगे। आपको पता है कि ये जो मास शो कर रहा है ना, उसमें 0.1 ग्राम एक्स्ट्रा है, तो ये 0.1 ग्राम की जो एरर है ना, ये तो फिक्स्ड हो गई। और अब आप उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? उसका मेथड भी फिक्स हो जाएगा कि आप अपनी हर रीडिंग में से 0.1 ग्राम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगी, या ये सिस्टमैटिक एरर आप उसमें से दूर कर लेंगे। ओके, अब हम आते हैं रैंडम एरर पर। रैंडम एरर का ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट से नहीं होता, बल्कि इसका ताल्लुक उस ह्यूमन बीइंग से होता है जो कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, जिसको हम यूजर कह सकते हैं। और ये जो यूजर होता है, इसकी गलती जो है ना, फिक्स नहीं होती और साथ साथ टू साइडेड हो सकती है। सही है? टू साइडेड का मतलब ये है जी, कि ये बंदा कभी एक्चुअल रीडिंग से अपनी गलती इंस्ट्रूमेंट से, की हो सकती है और बंदे की हो सकती है। हाँ, नहीं, यानी इंस्ट्रूमेंट की हो सकती है, सही अभी हम सही। फर्ज करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट की कोई मिस्टेक नहीं है, या अगर होगी भी वो तो हमेशा फिक्स्ड होगी ना। अभी हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिसाल के तौर पर यूज कर रहे हैं जिसके अंदर कोई एरर नहीं है, फिर भी जो यूजर है वो एक्सपेरिमेंट करते हुए और रीडिंग नोट करते हुए एरर कर सकता है। और वो एरर दोनों तरह की कर सकता है कि वो एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू नोट कर ले या एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू नोट कर ले। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप यूं समझें कि आपके पास एक पेंडुलम है, एक बॉब है, मेटल बॉब, जिसको आपने एक थ्रेड से, एक स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है। आप क्या करते हैं कि इस मेटल बॉब को यहाँ लेकर जाते हैं और इसे छोड़ते हैं और ये यहाँ तक आती है और ये इस तरह से ऑसिलेट करती है। ठीक है, ये इस तरह से ऑसिलेट कर रही है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए से चल रही है, पॉइंट बी पे पहुंची, पॉइंट सी पे पहुंची और फिर वापस ए पर पहुंची, तो जाहिर है कि फिर एक ऑसिलेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप किसी स्टूडेंट को ये ऑब्जेक्टिव देते हैं कि आपने ये करना है कि 10 ऑसिलेशंस जब कंप्लीट हो जाए तो आपने इसका
टाइम नोट करना है कि कितने टाइम में इस पेंडुलम ने 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट की हैं। और आप कहते हैं कि भाई आप इस एक्सपेरिमेंट को 5 टाइम्स रिपीट कर लें ताकि आपकी जो एरर का चांस है ना वो मिनिमाइज हो जाए, कम से कम हो जाए। अब हम फर्ज करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से जो टाइम आना चाहिए एक्यूरेट वो 5 सेकेंड्स है फॉर एग्जांपल। और ये वाला जो स्टूडेंट है इसके हाथ में एक स्टॉप वॉच है। जैसे ही आप पेंडुलम छोड़ेंगे ये स्टॉप वॉच को ऑन करेगा और जैसे ही 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट होंगे ये स्टॉप वॉच को ऑफ कर देगा। अब इसने जो रीडिंग्स ली वो मिसाल के तौर पर हो सकता है कि किसी टाइम पर इसने 6 सेकंड्स ले ली, किसी जगह इसने फॉर एग्जांपल 5 सेकंड्स नोट कर लिया, किसी जगह हो सकता है कि इसने 4 सेकंड्स नोट किया, किसी जगह इसने फिर 5 नोट कर लिया और किसी जगह इसने 5.5 सेकंड्स मिसाल के तौर पर नोट कर लिया। अब इसके अंदर जो एरर आ रही हम है, इसको सही ऐसे करेंगे ना, ठीक? अब इसके अंदर जो एरर आ रही है मैं ये कह रहा हूँ इसको सिस्टमैटिक हम एरर तो नहीं है ना, क्योंकि आपकी स्टॉप वॉच तो बिल्कुल सही है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। इसके अंदर जो एरर आ रही है कि कभी 1 सेकंड कम हो रहा है, कभी 1 सेकंड ज्यादा हो रहा है, कभी 0.5 सेकंड ज्यादा हो रहा है, ये जो एरर है ये सिस्टम की एरर नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की एरर नहीं है, ये असल में किसकी एरर है? उस यूजर की और एक्सपेरिमेंटर की एरर है कि वो हो सकता है कि जब ऑसिलेशन स्टार्ट हो रही हो तो कभी वो देर से स्टॉप वॉच ऑन कर रहा है, या हो सकता है कि उसने टाइम पे स्टॉप वॉच ऑन कर दी, जब 10 ऑसिलेशन कंप्लीट हुए तो हो सकता है उसने थोड़ी देर में ऑफ की हो, या हो सकता है कि उसने थोड़ा पहले ऑफ कर दी हो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। तो इस तरह की जो एरर्स आती हैं फिर हमारी रीडिंग्स में वो रैंडम एरर्स कहलाती हैं, which are not because of the instrument used, which is because of the user who is performing the experiment. अच्छा, अब जैसे हमने सिस्टमैटिक एरर थी उसको पहचान लिया और उसको फिर हमने रेक्टिफाई किया, और एक ही तरीका था जिससे वो हमेशा रेक्टिफाई होती है, वो हमने आइडेंटिफाई करके रख लिया। अब ये बताएं कि रैंडम एरर को हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? सर दादी बार एक्सपेरिमेंट करके। एक ही तरीका होता है नॉर्मली, और वो ये होता है कि आप इसके अंदर रिपीटेड रीडिंग्स लेते हैं, ठीक है, बार बार इसको रिपीट करते हैं ताकि अगर किसी 1 2 3 मौकों पर या करते हुए एक्सपेरिमेंट गलती भी हुई थी तो फिर बहुत सी जगह ऐसी होनी चाहिए कि जहां पर वो रीडिंग एक्यूरेट हो। और दूसरा काम आप ये करते हैं कि आप इसके अंदर जो रीडिंग फाइनल कंसिडर करते हैं ना, वो कौन सी वाली कंसिडर करते हैं? एवरेज। एवरेज कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर उसने एवरेज 5 दफा एक्सपेरिमेंट किया, 5 रीडिंग्स आई, पांचों को ऐड करें, 5 से डिवाइड करें तो इन सारी रीडिंग्स की एक एवरेज रीडिंग आ जाएगी। वो जो एवरेज रीडिंग होगी उसमें रैंडम एरर आपकी मिनिमाइज हो चुकी होगी। फर्दर आप इसके अंदर एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली परफॉर्म करें, जितना ज्यादा परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट को उतना आपकी एरर का चांस कम हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट? जी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। और ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर साल तकरीबन इसका एक क्वेश्चन आता है। दोनों एक्सपेरिमेंट में 5 बार रीडिंग दी। जी क्या कह रहे हैं? मैं बोला सर बंदे ने 2 बार एक्सपेरिमेंट किया और दोनों बार हर एक्सपेरिमेंट में बंदे ने 5 बार रीडिंग दी, हाँ तो उन बिल्कुल। दोनों एक्सपेरिमेंट की एवरेज कैसे निकालेंगे? आप पहले एक्सपेरिमेंट की एवरेज अलग निकाल लें
दूसरे एक्सपेरिमेंट की एवरेज अलग निकाल लें, और ये जो एवरेज वैल्यूज आ रही है ना दोनों से उनका बाद में एक अलग एवरेज भी कर सकते हैं आप। ठीक है, सर। चलें जी, अब हम आ जाते हैं एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। देखें, मैं इसको ना यहाँ पे आपको शुरू कराता हूँ, एरर एंड अनसर्टेनिटीज। तो असल में तो इसके अंदर हमें अनसर्टेनिटीज को ही डिस्कस करना है, और अनसर्टेनिटीज जो होती हैं वो आपके पास, या एरर्स जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक को मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात ना आपको रीडिंग वो इस तरह मिलेगी 5.0 प्लस 0.5, और 0.5 से पहले आपको प्लस माइनस लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आपने नोट किया कि 5.0 लिखा हुआ है, और हो सकता है कि यहाँ पर हमें एक यूनिट भी लिखी हुई मिल जाए विच इज सेंटीमीटर्स। तो ये जो 5.0 है, इसमें एक बात अजीब सी लगती है कि इस 5.0 को 5.0 क्यों लिखा गया, इसको सिंपली 5 भी लिखा जा सकता था। तो अगर रीडिंग देने वाला या नोट करने वाला सिर्फ 5 लिख देता तो उससे क्या फर्क पड़ जाता। 0.0 की हमें नॉर्मली एज सच कोई इंपॉर्टेंस तो नहीं फील होती, ऐसे ही है ना। तो अब आप इस बात को नोट करें कि ये जो 0.0 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको दो बातें बताएगा। असल में तो एक बात बताएगा, उससे आप एक दूसरी बात को इन्फर करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर कहीं लिखा हुआ है 5.0, अब पॉइंट से पहले क्या लिखा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। असल चीज जो नोट करने की वो ये कि यहाँ पे 0.0 लिखा हुआ है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे यूनिट लिखी हुई है सेंटीमीटर्स की। तो ये 0.0 आपको ये बता रहा है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस रीडिंग के लिए यूज हुआ है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर्स का है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रीडिंग है ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से ली गई है, ये मीटर रूल की मदद से ली गई है। ये इसी तरह अगर कहीं लिखा हुआ हो 3.00 सेंटीमीटर्स, इसका मतलब होगा कि इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कितनी है, 0.001 हाँ 0.101। 0.01 इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने वर्नियर कैलिपर्स यूज किया है, और अगर कहीं पर लिखा हो 4.000 सेंटीमीटर्स, तो इसका मतलब है कि लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर्स, और यहाँ पर आपने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज किया है। तो अब आप अपने क्वेश्चंस में देखेंगे कि आपको जब रीडिंग्स दी जाएंगी ना, तो उसमें पॉइंट लगाकर आगे कोई डिजिट नहीं दिया तब भी 0 वो जरूर लिख कर देंगे आपको, और ये इंफॉर्मेशन यूजलेस नहीं है, यानी ये बेकार काम नहीं है, बल्कि इसका एक खास मीनिंग है जो हमें रीडिंग देख के समझ में आना चाहिए कि वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, अब देखें दूसरी बात ये है कि इसके अंदर ये जो प्लस माइनस के साथ पार्ट लिखा हुआ है ना, ये है जो कि आपके पास एरर को शो करेगा कि इसके अंदर, इस रीडिंग के अंदर कितनी एरर हो सकती है या एक्सपेक्टेड है। अब जनरल फॉर्म ये है कि रीडिंग को हम मिसाल के तौर पर अगर ए से शो करते हैं तो हम एरर को डेल्टा ए से शो करते हैं। ठीक है, और डेल्टा के साथ जो एरर शो होती है
ये आपकी एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। सो एब्सोल्यूट एरर वो आपके पास डेल्टा के साइन के साथ शो होगी और वो हमेशा प्लस माइनस करके आपको लिखी हुई मिल जाएगी। सेकंड, एरर आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी मिल जाती है। और फ्रैक्शनल फॉर्म किस तरह बनेगी कि आपकी जो एब्सोल्यूट एरर है वो आपकी एक्चुअल वैल्यू से डिवाइड होगी, तो ये फ्रैक्शनल एरर बन जाएगी। और इसी के साथ आपको बाज़ औक़ात परसेंटेज एरर भी मिलेगी। परसेंटेज सिंपली ये होती है कि आप अपनी एब्सोल्यूट एरर को 200 बन ट्रू जाएगा। वैल्यू से डिवाइड करके बस 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज की एरर में कन्वर्ट हो जाती है। सही? अच्छा, नेक्स्ट। जी। अच्छा, इसमें ये जो ए है ये आपकी ट्रू वैल्यू कहलाती है और ये जो डेल्टा ए मैंने लिखा ये आपकी एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। और पूरी रीडिंग हमेशा इसी फॉर्म में आपको मिलेगी कि एक ट्रू वैल्यू होगी प्लस माइनस के बाद कोई एब्सोल्यूट एरर आपको लिखी हुई नजर आएगी, या बाज़ जगहों पर आपको परसेंटेज एरर भी लिखी हुई नजर आ सकती है। परसेंटेज अगर होगी तो उसके साथ परसेंटेज का साइन भी लगा हुआ होगा। अच्छा, अब ये जो 3 तरह की एरर्स हैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम ये बात अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें कि कौन सी टाइप ऑफ एरर कब यूज होगी। तो याद रखें, जब आपके पास क्वांटिटीज सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो आप एब्सोल्यूट एरर को यूज करेंगे। कैसे होगा ये मैं भी एग्जांपल से बताऊंगा। फिलहाल आप इसे सिर्फ समझ लें और नोट कर लें और याद रखने की कोशिश करें। जब आपके पास क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होंगी तो फिर आप फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर यूज करेंगे। फ्रैक्शनल एरर भी उसी वक्त यूज होगी जब आपके पास वैल्यूज या क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो। परसेंटेज एरर भी आपके पास उसी वक्त यूज होगी जब आपकी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब आ जाए, फर्ज करें कि हमारे पास 2 क्वांटिटीज हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अब हम समझ लेते हैं। फर्ज करें कि एक वैल्यू हमें ए गिवन है और इसकी वैल्यू है 2.0 प्लस माइनस 0.2। इसके साथ हमें एक और वैल्यू क्वांटिटी गिवन है, फिजिकल क्वांटिटी बी गिवन है और ये है 3.0 प्लस माइनस 0.3। अच्छा, अब हमें कहा जाता है कि आपने सी फाइंड करना है, एक थर्ड क्वांटिटी, और सी का ए बी के साथ क्या रिलेशन है? C इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी जब आप A और B को प्लस करेंगे तो C बन जाएगा। अब आपको C फाइंड करना है और साथ साथ आपसे ये कहा जाता है कि आप एब्सोल्यूट एरर इन C भी फाइंड करें। यानी सिर्फ C फाइंड करने का मतलब है उसकी ट्रू वैल्यू फाइंड करें और डेल्टा C फाइंड करने का मतलब है कि उसकी एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड करें। अब आप मुझे ये बताएं कि जो केस अभी आपने देखा है यहाँ पर आप एब्सोल्यूट एरर यूज करेंगे, फ्रैक्शनल एरर यूज करेंगे या परसेंटेज एरर यूज करेंगे? एब्सोल्यूट। एग्जैक्टली। और उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर आपको एडिशन नजर आ रहा है। ठीक है, अब देखें, सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्या करना होगा? सबसे पहले आप ट्रू वैल्यू ऑफ सी फाइंड कर लें। तो C will be equal to, true value of C will be equal to the sum of true value of A and the true value of B। A की true value 2.0 है, B की true value 3.0 है। इन दोनों को आप प्लस कर दें तो आपको C की true value सिंपली 5.0 मिल जाएगी। सही? ये तो ट्रू वैल्यू जी। हमेशा इसी तरह आप आसानी से फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अब देखें, इसके बाद अब हमें फाइंड करनी है एरर। ठीक है, या एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना। तो डेल्टा सी के लिए आप क्या करेंगे? डेल्टा सी
will be equal to डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी दोनों की एब्सोल्यूट एरर्स आपको गिवन है। ठीक है, तो आप सिंपली उनको आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो आपके पास यहाँ पर 0.2 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.5, ये एब्सोल्यूट एरर ऑफ सी आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि सी प्लस डेल्टा सी will be equal to 5.0 plus minus 0.5। ये आपके सी का आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है जी, ये यानी सी की पूरी वैल्यू हो गई ना, जिसमें ट्रू वैल्यू और अनसर्टेनिटी या एरर वो दोनों चीजें डिस्क्राइब्ड है। जैसे ए और बी को हमने डिस्क्राइब किया था ना, उसी तरह ये कंप्लीट फॉर्म हो गई। अच्छा, फर्ज करें कि अब आपसे कहा जाता है कि अब आप एक वैल्यू डी फाइंड करें, और डी को इस तरह डिस्क्राइब किया जाता है कि डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी ये डी की वैल्यू है। अब आप डी की ट्रू वैल्यू और डी की एब्सोल्यूट एरर दोनों फाइंड करें, यानी आपको डी भी फाइंड करना है और आपको डेल्टा बी भी फाइंड करना है। वही काम करेंगे, सबसे पहले हम इसकी ट्रू वैल्यू फाइंड करेंगे। d will be equal to a minus b। हाँ, तो 2.0 माइनस 3.0, आंसर माइनस 1.0 यहाँ पर आ जाएगा। सो आंसर इज माइनस 1.0 द ट्रू वैल्यू ऑफ d। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डेल्टा d फाइंड कर लेते हैं। सो डेल्टा d विल बी इक्वल टू, अब ये है वो बात जो आपको अच्छी तरह समझनी है और याद रखनी है। यहाँ पर हम डेल्टा ए में से डेल्टा बी को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि याद रखें कि एरर्स दे ऑलवेज गेट एडेड। एब्सोल्यूट एरर्स दे ऑलवेज गेट एडेड अमंग देमसेल्व्स, और वो एब्सोल्यूट नहीं, फ्रैक्शनल और परसेंटेज में भी यही होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ कि एरर्स ऑलवेज गेट added among themselves। ठीक है, अब देखें, ये ऐसी चीज है जिसको हम लॉजिकली भी समझ सकते हैं। फर्ज करें कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में एक गलती करता है, फिर उसके बाद वो दूसरी गलती करता है, तो वो जितनी गलतियां करेगा ना, उसकी गलतियां हमेशा एड अप होती जाएंगी, कंपाइल होती जाएंगी, कंबाइन होती जाएंगी। इसी तरह किसी एक्सपेरिमेंटर ने एक क्वांटिटी फाइंड की, उसमें एक एरर कर दी, फिर दूसरी क्वांटिटी फाइंड की, उसमें एक और एरर कर दी। अब आप दोनों को मिलाकर चाहे ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, जब आप दोनों को मिलाकर कोई तीसरी क्वांटिटी फाइंड करेंगे ना, तो उसमें पहली वाली एरर और दूसरी वाली एरर वो सब मिलकर जमा हो जाएंगी और एरर उन सबके कॉम्बिनेशन से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो एरर एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट नहीं होती कि एक में एक एरर हुई, दूसरे में दूसरी एरर हुई, पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट में जो एरर आई वो कम हो गई, ऐसे नहीं होता। जब एक में एक एरर हुई, दूसरे में दूसरी एरर हुई, तो आप इन दोनों को कंबाइन करके आप जो रिजल्ट निकालेंगे उसमें वो एरर उन दोनों के सम के बराबर होगी। ठीक है, तो एरर्स हमेशा आपस में ऐड होंगी। अच्छा, अब देखें, एरर ए की कितनी थी, 0.2, एरर बी में कितनी थी, 0.3, तो इसका आंसर 0.5 आएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो क्वांटिटी थी ना डी, वो इक्वल है -1.0 प्लस माइनस 0.5। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम ये करते हैं कि आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। कल इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को कंप्लीट भी करेंगे, और मैं कल की क्लास में आपके लिए पास पेपर के क्वेश्चंस भी निकाल के रखूंगा,
तो उनकी भी हम साथ साथ ठीक है प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन पूरा इस टॉपिक से आता है जो अब तक हम पढ़ लिया है हमने या हम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह।